नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक कैंपस पर। दोस्तों, राजस्थान का भूगोल हम शुरू कर चुके थे। राजस्थान के भूगोल में हमने राजस्थान का थोड़ा सा परिचय देखा, फिर उसकी स्थिति विस्तार देखा, फिर उसका सीमा वर्गीकरण देखा और साथ ही साथ संभाग देखे। इनके माध्यम से दोस्तों हमने राजस्थान का एक जनरल आइडिया ले लिया। राजस्थान में कितने ज़िले हैं, कहाँ कहाँ कैसे कैसे वह स्थित है, कौन सा जिला कहाँ पर है, कैसा है, यह सब जो है हमने मैप के माध्यम से बहुत अच्छे से अपने दिल में उतार लिया। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने मैप के माध्यम से सभी जिलों का अच्छे से अभ्यास किया है और साथ ही साथ में पूरा मैप अब आपने अपने दिल में उतार लिया। तब अब राजस्थान के जिले से जुड़ा हुआ कोई सवाल आता है तो वह आप बिल्कुल भी नहीं चूकेंगे। तो अब दोस्तों हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, आते हैं राजस्थान के भौतिक विभाग पर या राजस्थान के भौगोलिक प्रदेशों पर। अब राजस्थान का जो भूभाग है, इस राजस्थान के भूभाग पर किस प्रकार के भौतिक स्वरूप स्थित है, कहाँ पे पहाड़ है, कहाँ पे रेगिस्तान है, कहाँ पे मैदान है या कहीं पर पठार है, तो राजस्थान का भौगोलिक स्वरूप जो है वह कैसा है, तो उसको हमको क्या है अच्छे से जानना। और ये परीक्षा की दृष्टि से हमारा सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक भी है, इससे सीधे सीधे सवाल पूछे जाते हैं। अब दोस्तों ये भौतिक प्रदेश शुरू करने से पहले हम थोड़ा सा राजस्थान के भूगर्भिक इतिहास को देखते हैं कि राजस्थान का जो भौगोलिक स्वरूप बना हुआ है आज जो है वह बना कैसे या वह कैसे अस्तित्व में आया। तो दोस्तों आज से लगभग 25 करोड़ वर्ष पूर्व जो पृथ्वी थी, जो आज से 25 करोड़ वर्ष पूर्व पृथ्वी थी, उसमें क्या है कि एक विशाल भूखंड था। आज जैसे जो 7 उपमहाद्वीप पाए जाते हैं, आज 7 विशाल महाद्वीप या 7 विशाल भूखंड पाए जाते हैं, लेकिन 25 करोड़ वर्ष पूर्व 25 करोड़ वर्ष पूर्व ऐसा नहीं था। 25 करोड़ वर्ष पूर्व ये 7 जो महाद्वीप थे ये आपस में जुड़े हुए थे, केवल एक भूखंड था, केवल एक भूखंड था, एक विशाल महाद्वीप, विशाल महाद्वीप था। और इसके चारों ओर, इस विशाल महाद्वीप के चारों ओर समंदर था, जैसा आज समंदर है, ऐसा कैसा इसके चारों ओर क्या था, समंदर था। दोस्तों इस विशाल महाद्वीप जो एक था, इसका नाम था पेंजिया। इसको क्या कहते थे, पेंजिया। और जो ये विशाल समुद्र था इसका नाम क्या था, पेंथालिसा, पेंथालासा। इसका क्या नाम था, पेंथालासा। अब दोस्तों हुआ क्या कि पृथ्वी पर जो ये भूगर्भिक बदलाव हुए और ये जो विशाल महाद्वीप था, ये विशाल महाद्वीप था, इसके क्या है टुकड़े होने शुरू हो गए, इसके टुकड़े होने शुरू हो गए। तो सबसे पहले ये क्या है 2 टुकड़ों में विभाजित हुआ। ये विशाल भूखंड जो था ये सबसे पहले क्या है 2 टुकड़ों में विभाजित हो गए। ठीक है, अब ये जो 2 टुकड़ों में विभाजित हुआ, इसमें जो ऊपर वाला भाग था वह तो क्या कहलाया, अंगारा लैंड, और नीचे वाला जो भाग था वह क्या कहलाया, गोंडवाना लैंड। यह विशाल महाद्वीप जो था इसके क्या हुए, भूगर्भिक बदलाव की वजह से टुकड़े हो गए। अब टुकड़े हुए तो पहले इसके 2 टुकड़े हुए, ठीक है। उन 2 टुकड़े के नाम क्या थे, ऊपर उत्तर में जो था वह अंगारा लैंड कहलाता था और जो दक्षिणी में था वह क्या कहलाता था, गोंडवाना लैंड। और इनके मध्य, इन दोनों अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड के मध्य जो समुद्र बना या मध्य जो समुद्र था यह क्या कहलाया, टेथिस सागर, टेथिस सागर।
ये क्या कहलाया? टेथिस सागर। अब दोस्तों हुआ क्या, कालांतर में धीरे 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 यह गोंडवाना लैंड जो था इसके भी क्या है, टुकड़े हुए, इसके भी क्या हो गए, टुकड़े, और साथ ही साथ अंगारा लैंड जो था इसके भी हुए टुकड़े। अब ये टुकड़े जो हुए यह धीरे 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 7 महाद्वीपों के रूप में आज के भौतिक स्वरूप का या आज के पृथ्वी का निर्माण करते हैं। यह टुकड़े धीरे 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 पहले तो टुकड़े हुए, फिर आपस में दूरी बनाते हुए एक दूसरे से दूर चले गए, और इन्होंने वर्तमान में जो 7 महाद्वीप पृथ्वी पर पाए जाते हैं उनका निर्माण किया। अब दोस्तों भारत का भी निर्माण जो हुआ था वह इन्हीं टुकड़ों से हुआ। अब भारत का जो निर्माण हुआ है, वह भारत का निर्माण आधा इस अंगारा लैंड से हुआ और आधा इस गोंडवाना लैंड से हुआ। आधा या उत्तरी भारत जो है, जो हिमालय को लिए हुए, वह तो अंगारा लैंड का भाग था, और हमारा प्रायद्वीपीय पठार, भारत का प्रायद्वीपीय पठार किसका भाग था, गोंडवाना लैंड का। भारत का नक्शा आप जानते हैं अच्छे से, आपने तो कई बार देखा होगा। अब भारत का जो उत्तरी भाग है जहाँ पर हिमालय स्थित है, तो हिमालय जो भूभाग है यह तो किसका हिस्सा था, अंगारा लैंड का। और जो यह दक्षिण में प्रायद्वीपीय पठार है, दक्षिण में प्रायद्वीपीय पठार, यह भूमि जो हिंद महासागर से घिरी हुई है, यह किसका हिस्सा है, गोंडवाना लैंड का। यह किसका हिस्सा है, गोंडवाना लैंड का, गोंडवाना लैंड। और यह उत्तर में जो था भाग, यह किसका था, अंगारा लैंड। अब दोस्तों ऐसा कहा जाता है कि ये जो मध्य भाग था, जो उत्तर हिमालय और प्रायद्वीपीय पठार के जो मध्य भाग था, जहां आज गंगा के मैदान पाए जाते हैं, यह क्या है, पहले टेथिस सागर या इस टेथिस समुद्र से नीचे था। ठीक है, उसके अंदर ही क्या है कि अवसादों के जमा होने से यहाँ पर क्या है, मैदान बन गए थे। इसी सागर में, इसी टेथिस सागर में क्या हुआ, हिमालय से साथ ही साथ में अपने प्रायद्वीपीय पठार से क्या है, नदियों द्वारा अवसाद लाए गए, और इन अवसाद को भरने की वजह से, अवसादों के निक्षेपण की वजह से इस गंगा के मैदान का निर्माण हुआ। तो दोस्तों हमारे भारत के अंदर अंगारा लैंड भी था, टेथिस सागर भी था, साथ ही साथ में अपना ये गोंडवाना लैंड भी था। अब दोस्तों हमें राजस्थान के संदर्भ में यह चीज़ें महत्वपूर्ण कहाँ आती है, यह चीज़ देखनी। राजस्थान के अंदर दोस्तों जो खारे पानी की झीलें पाई जाती है, वह कहीं ना कहीं इस टेथिस सागर के अवशेष माना जाता है। जो सांबर झील है, जो कुचामन सिटी की झील है, जो लूनकरनसर है, जो ये खारे पानी की झीलें हैं, यह कहीं ना कहीं किसकी अवशेष मानी जाती है, इस टेथिस सागर की। तो दोस्तों थोड़ा सा राजस्थान का मैप, दोस्तों यह तो है अपनी अरावली पर्वतमाला, और यहाँ पर अपनी स्थित है सांबर झील। यह सांबर झील जो है यह किसका अवशेष है, इस टेथिस सागर का। यह एक खारे पानी की झील। अब आप खुद सोचिए, राजस्थान के पास में समुद्र कहीं भी नहीं है, या राजस्थान जो है वो, राजस्थान की जो सीमा है वो कहीं भी समुद्र को नहीं छूती। तो ऐसी स्थिति में राजस्थान के मध्य में कैसे कोई खारे पानी की झील बन सकती है। खारे पानी का जो सबसे बड़ा स्रोत है वो अपना समुद्र है। अब जो भी समुद्र के पास के क्षेत्र है वहाँ जो झीलें बनती है वह सभी क्या होती है, खारे पानी की झीलें। लेकिन राजस्थान जो चारों तरफ भूमि का क्षेत्र है उसके मध्य में एक खारे पानी की झील बन जाती है, तो वह खारे पानी की झील कैसे बनी होगी। तो ऐसा कहा जाता है कि ये खारे पानी की जो झील है, सांबर झील, ये किसकी अवशेष रही है, टेथिस सागर की। अब दोस्त राजस्थान का जो निर्माण हुआ यह क्या है, भारत के निर्माण के साथ ही हुआ। यह राजस्थान का भौगोलिक स्वरूप जो बना यह राजस्थान के, ये भारत के साथ ही बना। हमारे जो राजस्थान में अरावली पर्वतीय प्रदेश है, वह अरावली पर्वतीय प्रदेश किसका भाग था, गोंडवाना लैंड का।
अरावली पर्वतीय प्रदेश किसका भाग था? गोंडवाना लैंड का। इसलिए अरावली पर्वतीय प्रदेश जो है भारत की सबसे प्राचीनतम पर्वतीय श्रृंखला मानी जाती है। भारत की सबसे प्राचीनतम पर्वतीय श्रृंखला मानी जाती है। तो दोस्तों आपको ये ध्यान भी रखना है कि अरावली पर्वतीय श्रृंखला जो है भारत के सबसे प्राचीनतम भूखंडों में से एक है। और साथ ही साथ इसके बाद में जो ये दक्षिण में हाड़ौती पठार है या दक्षिण पूर्वी पठार है, यह भी किसका हिस्सा था? गोंडवाना लैंड का। अब दोस्तों ये पठार का जो निर्माण हुआ था यह हुआ था लावा से। आप देखेंगे कि यह जो दक्षिण पूर्वी पठार, जब हम आगे अध्ययन करेंगे तो इसमें क्या है, काली मिट्टी के क्षेत्र पाए जाते हैं। और ये काली मिट्टी जो बनती है यह लावा से बनती है। ये काली मिट्टी किससे बनती है? लावा से। तो राजस्थान का एक तो पर्वतीय प्रदेश और दूसरा यह जो अपना ये दक्षिण पूर्वी पठार है, यह किसके भाग थे? गोंडवाना लैंड के। तो आपके सवाल कई दफे पूछ लिए जाते हैं कि भारत का ये राजस्थान का अरावली पर्वतीय क्षेत्र किस प्रकार का क्षेत्र है? तो यह अति प्राचीन भूखंडों का भाग है, ठीक है, और या फिर यह गोंडवाना लैंड का भाग है। साथ ही साथ में जो दक्षिण पूर्वी पठारी क्षेत्र है यह भी किसका हिस्सा है? गोंडवाना लैंड का। तो दोस्तों यह जो राजस्थान का भौतिक स्वरूप आज बना हुआ है इसका थोड़ा सा आपको परिचय हो। दोस्तों आपको जो ध्यान रखना है उसमें यह ध्यान रखना है कि राजस्थान के अंदर जो पर्वतीय प्रदेश, अरावली पर्वतीय प्रदेश पाया जाता है वह विश्व का प्राचीनतम भूखंडों में से एक है, विश्व के प्राचीनतम भूखंडों का भाग है। और साथ ही साथ ये दक्षिण पूर्वी पठार या हाड़ौती पठार यह भी विश्व के प्राचीनतम भूखंडों का भाग है, जो कि क्या है? गोंडवाना लैंड। आपको ये ध्यान रखना। अब दोस्तों हम आते हैं राजस्थान के भौतिक प्रदेश। दोस्तों राजस्थान जो है इसको मुख्य रूप से 4 भौतिक प्रदेशों में बांटा जाता है। राजस्थान के भौतिक प्रदेश कौन कौन से हैं? 4। सबसे पहला पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। इसके बाद दूसरा अरावली पर्वतीय प्रदेश, अरावली पर्वतीय प्रदेश। इसके बाद तीसरा पूर्वी मैदानी प्रदेश, पूर्वी मैदान प्रदेश। और चौथा कौन सा है? दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश, दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश। इसे ही हाड़ौती का पठार भी कहते हैं, इसे ही हाड़ौती का पठार भी कहते हैं, हाड़ौती का पठार। तो दोस्तों थोड़ा सा देखते हैं कि राजस्थान के भौतिक प्रदेश कौन कौन से। ठीक है। अब दोस्तों पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश कहाँ पाया जाता है? राजस्थान के पश्चिमी भाग में। यह कह सकते हैं कि यह पश्चिमी प्रदेश जो है यह राजस्थान के पूरे पश्चिमी भाग में स्थित है। मैंने आपको पहले बताया था मैप में जो भी राजस्थान के बड़े बड़े जिले हैं, जैसे बीकानेर है, जोधपुर है, जैसलमेर, बाड़मेर, गंगानगर, नागौर, ये जो बड़े बड़े जिले हैं ये मुख्य रूप से मरुस्थलीय जिले हैं। और ये किस भाग में पाए जाते हैं? पश्चिमी भाग में। दोस्तों ये पश्चिमी प्रदेश जो है, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश जो है, इसके पश्चिम में तो अपना पाकिस्तान देश है और पूर्व में इसके अरावली पर्वत प्रदेश है। अब दोस्तों इसी के पूर्व के अंदर अपना अरावली पर्वत प्रदेश भी पाया जाता है। यह जो है यह पूरा पहाड़ी क्षेत्र है,
जहाँ अरावली पर्वतमाला अपने पाई जाती है। अरावली पर्वतमाला जो है गुजरात से लेके राजस्थान होते हुए, हरियाणा होते हुए दिल्ली तक स्थित है। लेकिन राजस्थान में मुख्य रूप से यह पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश के पूर्व में स्थित है। यह कह सकते हैं कि राजस्थान को दो असमान भागों में बांटती है, एक तो पश्चिमी भाग और एक पूर्वी भाग। दोस्तों, इस अरावली पर्वतीय प्रदेश के पूर्व में जो भौतिक प्रदेश स्थित है वह कौन सा है? अपना पूर्वी मैदान। यह जो है यह कौन सा है? पूर्वी मैदान। और यह क्या है? अरावली पर्वतमाला। और यह पश्चिमी मरुस्थली। और दोस्तों, इनके पूर्वी मैदान के पूर्व में यह जो भाग है, पूर्वी मैदान के पूर्व में यह जो भाग है, यह कौन सा भाग है? अपना दक्षिण पूर्वी पठार। दक्षिण पूर्वी पठार। तो राजस्थान के 4 भौतिक प्रदेश कौन कौन से? पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश जो राजस्थान के पश्चिमी भाग में स्थित है, इसकी सीमाएं पाकिस्तान द्वारा और अरावली पर्वतमाला द्वारा बनाई जाती है। इसके बाद पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश के पूर्व में अरावली पर्वतीय प्रदेश। अरावली पर्वतीय प्रदेश के पूर्व में पूर्वी मैदानी प्रदेश, और पूर्वी मैदानी प्रदेश के आगे या पूर्व में दक्षिण पूर्वी पठार। पहला भौतिक विभाग या पहला भौतिक प्रदेश कौन सा है? पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। या इसे उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश भी कहते हैं। उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। नॉर्थ वेस्टर्न डेजर्ट। नॉर्थ वेस्टर्न उत्तर पश्चिमी डेजर्ट क्या हो जाता है? मरुस्थलीय प्रदेश। दोस्तों, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश जो राजस्थान में स्थित है, यह किस भाग में स्थित है? पश्चिमी भाग में स्थित है। तो दोस्तों, इसकी जो सीमाएं हैं वह कैसे निर्धारित होती है? पश्चिम में तो यह सीमा जो है रेड क्लिफ रेखा द्वारा निर्धारित होती है। रेड क्लिफ रेखा द्वारा निर्धारित होती है। रेड क्लिफ रेखा मतलब भारत और पाकिस्तान की सीमा। और पूर्व में यह जो है इसकी सीमा जो है वो निर्धारित किससे होती है? अरावली पर्वतीय प्रदेश से। पूर्व में इसकी सीमा किससे निर्धारित होती है? अरावली पर्वतीय प्रदेश। अब दोस्तों, रेड क्लिफ रेखा और अरावली पर्वतीय प्रदेश के मध्य क्या स्थित है? पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। अब दोस्तों, यह लगभग से 12 जिलों में फैला है। यह राजस्थान के 12 जिलों में फैला है। मैंने पहले भी आपको बताया कि राजस्थान का जो बड़े बड़े जिलों वाला क्षेत्र है, यह क्या है? मरुस्थलीय प्रदेश है। तो यह किन 12 जिलों में फैला है? गंगानगर, पहले देख लेते हैं रेड क्लिफ रेखा पर कौन कौन से अंतर्राष्ट्रीय जिले हैं। एक गंगानगर हो जाएगा, एक बीकानेर हो जाएगा, एक जैसलमेर हो जाएगा, एक हो जाएगा अपना बाड़मेर। इसके बाद में हनुमानगढ़, यहाँ पे चूरू, यहाँ पे झुंझुनू, यहाँ सीकर, साथ ही साथ यहाँ नागौर, नागौर के बाद जोधपुर, जोधपुर के बाद पाली, पाली और जालोर। तो दोस्तों, यह अपना पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश राजस्थान के 12 जिलों में फैला है। कौन कौन से जिले? सबसे पहले तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा पर कौन से जिले स्थित है? गंगा नगर, बीकानेर, जैसलमेर
और बाड़मेर। इसके बाद दोस्तों हनुमानगढ़, चूरू, सीकर, झुंझुनू। और साथ ही साथ में नागौर, जोधपुर, पाली। और एक और जिला आ जाता है, कौन सा दोस्तों? जालोर। तो राजस्थान का पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश कितने जिलों में फैला है? 12 जिलों में। गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, हनुमानगढ़, चूरू, सीकर, झुंझुनू, नागौर, जोधपुर, पाली और जालोर। तो आपको ये ध्यान रखना है कि राजस्थान का पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश कितने जिलों में फैला है? 12 जिलों में। मुख्य रूप से ये पश्चिमी भाग। अब दोस्तों इसमें मुख्य रूप से जो संभाग आ जाते हैं वो कौन कौन से आ जाते हैं? बीकानेर संभाग तो पूरा आता ही है, जोधपुर संभाग और कुछ भाग आपका जयपुर संभाग का भी। अब दोस्तों इसकी जो लंबाई चौड़ाई है वह कितनी है? इसकी जो चौड़ाई है वह करीबन 300 किलोमीटर है और इसकी जो लंबाई है वह करीबन 640 किलोमीटर है। 640 किलोमीटर। अब दोस्तों एक बात ध्यान रखनी है कि जो ये इसका क्षेत्रफल है, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश का जो क्षेत्रफल है राजस्थान के 61% भूभाग पर फैला है, या लगभग सा 2/3 भूभाग, लगभग सा 2/3। अब मैंने आपको पहले बताया था कि राजस्थान का कुल क्षेत्रफल कितना है? 3,42,239 वर्ग किमी। तो इसका लगभग सा 2/3 या इसका लगभग सा, ये 339 है, इसका लगभग 2/3 या 61% भूभाग पर क्या फैला है? अपना पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। मतलब राजस्थान की आधी से ज़्यादा भूमि जो है वह क्या है? बहुत ज़्यादा उपयोगी नहीं है। इसीलिए दोस्तों राजस्थान की जो असली पहचान आती है वह किससे आती है? एक तो मरुस्थल से या रेत के टीले से। साथ ही साथ में आपने देखा होगा कि कुछ औरतें सर पे मटकी लेके पानी भरने के लिए जा रही है या पानी लेके आ रही है। साथ ही साथ एक व्यक्ति जो लाल पगड़ी पहने हुए है, साथ में कुर्ता पजामा, और एक ऊंट को अपने साथ लेके जा रहा है। तो ऐसे जो चित्र जहन में आते हैं हमारे राजस्थान के नाम के साथ ही, वह क्यों आते हैं? क्योंकि राजस्थान की भूमि पर मुख्य रूप से जो फैला है वह क्या फैला है? अपना मरुस्थलीय प्रदेश। अब दोस्तों इसी भूभाग पर जनसंख्या कितनी रहती है? तो राजस्थान की लगभग सी 40% जनसंख्या इस भूभाग पे रहती है, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। दोस्तों 2011 के जनसंख्या आंकड़ों के अनुसार राजस्थान की जनसंख्या थी 6.85 करोड़। 2011 के आंकड़ों के अनुसार, 2011 के जनगणना के आंकड़ों के अनुसार राजस्थान की जनसंख्या कितनी थी? 6.85 करोड़। वर्तमान समय में ये 8 करोड़ से ज़्यादा है, लेकिन इसका 40% भाग जो है वो किस में रहता है? इसी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में। दोस्तों हमारी जो जनसंख्या के आंकड़े निकाले जाते हैं यह हर 10 वर्षों में एक बार लिए जाते हैं। जो कभी 2001 में लिया गया था, अब 2011 में। अब अगले वर्ष फिर जनसंख्या के नए आंकड़े आएंगे 2021 में, जब दोबारा से नई जनगणना होगी। तो आपको जो भी जनसंख्या के आंकड़े ध्यान रखने हैं या जो भी साक्षरता के आंकड़े ध्यान रखने हैं वह 2011 की जनगणना के अनुसार ही रखने हैं। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों इस भूभाग पर वर्षा कितनी होती है? इस भूभाग पर वर्षा कितनी होती है? 20 से 50 सेंटीमीटर के मध्य, या 200 से 500 मिलीमीटर। 200 से 500 मिलीमीटर, 20 से 50 सेंटीमीटर या 200 से 500 मिलीमीटर। दोस्तों एक बात ध्यान रखनी है दोस्तों, इस मरुस्थलीय प्रदेश की जो पूर्वी सीमा है
उसका निर्धारण इस 50 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा रेखा द्वारा भी किया जाता है, या तो अरावली पर्वतीय प्रदेश या फिर 50 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा रेखा, यह इसकी पूर्वी सीमा का निर्धारण करती है। तो दोस्तों इस मरुस्थलीय प्रदेश में कितने जिले हैं? 12 जिले। साथ ही साथ इसका क्षेत्रफल जो है वह 61% भूभाग पर फैला है। और यहाँ कितनी प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? राजस्थान की 40%। और इस क्षेत्र में वर्षा कितनी होती है? 20 सेंटीमीटर से 50 सेंटीमीटर। अब दोस्तों यह जो मरुस्थलीय प्रदेश है इसको भी 2 भागों में बांटा जाता है। अभी हमने देखा कि 50 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा रेखा जो है इसकी पूर्वी सीमा निर्धारित कर रही है। अब इसको 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा से 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा के आधार पर 2 भागों में बांटा जाता है, जिसका पूर्वी भाग तो अर्ध शुष्क प्रदेश कहलाता है और पश्चिमी भाग क्या कहलाता है? शुष्क प्रदेश। दोस्तों ये पश्चिमी मरुस्थल का जो भूभाग है इस पर क्या है? मुख्य रूप से बालुका के स्तूप जो है वो आच्छादित है, या हम कह सकते हैं इस पूरे भाग में बालुका के बने हुए रेत के टीले हैं। बालुका या रेत के बने हुए टीले हैं। अब ये होता दोस्तों, ये बनते कैसे? इनके बनने की जो प्रक्रिया है उसमें क्या होता है कि हवा जो बहती है अपने साथ में रेत या बालुका के कण उठा लेती है, फिर दूसरे स्थान पे जाके उनको छोड़ देती है या उनका बालुका के कणों का निक्षेपण कर देती है। अब ऐसे होता क्या है कि धीरे धीरे यह बालुका के कण क्या है एक स्थान पे इकट्ठे होते रहते हैं और उनकी ऊंचाई क्या है? बढ़ती रहती है। फिर ये एक पहाड़ का रूप ले लेते हैं, या फिर एक कह सकते हैं कि रेत का पहाड़ बन जाता है, बालुका का पहाड़ बन जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं? बालुका स्तूप या रेत का टीला। ठीक है। स्थानीय भाषा में दोस्तों इसे धोरे बोलते हैं। स्थानीय भाषा में इसे धोरे बोलते हैं, जो मुख्य रूप से जैसलमेर मारवाड़ी भाषा के अंदर जो शब्द यूज होता है वो धोरे यूज होता है। तो आप ये ध्यान रखना कि बालुका स्तूपों को स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? धोरे कहते हैं। अब दोस्तों ये पश्चिमी मरुस्थल जो है इसको मुख्य रूप से अपन 2 भागों में बांटते हैं। इसको अपन मुख्य रूप से 2 भागों में बांटते हैं। यह तो दोस्तों अपनी अरावली पर्वतमाला की रेखा जो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश को बनाती है। अब दोस्तों यह जो है पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, यहाँ पर 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा, 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा इस पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश को 2 भागों में बांटती है। एक तो इसके पश्चिम में हो जाएगा, एक इस रेखा के पूर्व में। दोस्तों ये 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा जो है वह पश्चिमी मरुस्थल को क्या है 2 भागों में बांट रही है। एक तो रेतीला शुष्क प्रदेश और एक हो जाएगा अपना अर्ध शुष्क प्रदेश, अर्ध शुष्क प्रदेश। अब दोस्तों ये जो रेतीला शुष्क प्रदेश है इसका एक अन्य नाम क्या है? महान मरुस्थल, महान मरुस्थल या थार का मरुस्थल या थार का मरुस्थल। अंग्रेजी में इसे ग्रेट इंडियन डेजर्ट कहेंगे, ग्रेट इंडियन डेजर्ट। और यही वो भूभाग है जहां मुख्य रूप से बालुका के स्तूप जो है वो पाए जाते हैं। बहुत अधिक संख्या में बालुका के स्तूप यहाँ पर पाए जाते हैं और इसे क्या बोलेंगे? अर्ध शुष्क प्रदेश। अब अर्ध शुष्क प्रदेश को राजस्थान बांगर के नाम से भी जानते हैं, राजस्थान बांगर, यह मैदानी भाग। अब दोस्तों ऐसे ये जो जिसे दोस्तों इस भूभाग में जो वर्षा होती है वो क्या होती है? 0 से 25 सेंटीमीटर के मध्य।
इस भूभाग में वर्षा कितनी होती है? 0 से 25 सेंटीमीटर के मध्य। और अर्धशुष्क प्रदेश, जैसा कि मैंने बताया था, 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा इस पश्चिमी मरुस्थल भाग को 2 भागों में बांटती है। तो अर्धशुष्क प्रदेश में वर्षा कितनी होती है? 25 से 50 सेंटीमीटर के मध्य होती है। अब दोस्तों, जो रेगिस्तान या मरुस्थल की परिभाषा होती है उसके अनुसार भी यही कहा जाता है कि यदि किसी क्षेत्र में 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है या 250 mm से कम वर्षा होती है तो ऐसे भूभाग को अपन किस नाम से जानते हैं? मरुस्थल से। तो ग्रेट इंडियन डेजर्ट या थार का मरुस्थल, यहाँ वर्षा कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर से कम। अब राजस्थान का सबसे शुष्क जिला, राजस्थान का सबसे शुष्क जिला कौन सा है? जैसलमेर। मैंने आपको पहले बताया था राजस्थान का सबसे शुष्क जिला कौन सा है? जैसलमेर। आपको ये याद रखना है, जैसलमेर। यहाँ 10 से 12 सेंटीमीटर, मात्र 10 से 12 सेंटीमीटर वर्षा होती है और यहाँ सूखा पड़ना आम बात है। सबसे शुष्क जिला, सबसे शुष्क जिला कौन सा? जैसलमेर। अब दोस्तों, यह जो महान मरुस्थल है यह भी क्या है? 2 भागों में पाया जाता है। इसके अंदर भी कुछ ऐसा भाग है जहां बालुका के स्तूप नहीं पाए जाते। तो रेतीला शुष्क प्रदेश जो है इसे भी अपन 2 भागों में बांटते हैं। एक तो बालुका स्तूप युक्त प्रदेश, युक्त क्षेत्र, और एक बालुका स्तूप मुक्त क्षेत्र। और दूसरा कौन सा है? बालुका स्तूप मुक्त क्षेत्र। तो दोस्तों, यह जो दोनों क्षेत्र है यह आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अब जो हमारा रेतीला शुष्क प्रदेश है इसके अंदर भी कुछ भूभाग पर तो बालुका के स्तूप पाए जाते हैं, लेकिन कुछ भूभाग ऐसा है इसमें जो मुख्य रूप से फलोदी और पोखरण तहसीलों में, फलोदी तहसील जो है जोधपुर में और पोखरण तहसील जो है अपने जैसलमेर जिले में, वहाँ पर यह जो क्षेत्र है ये बालुका स्तूप मुक्त क्षेत्र है, या यहाँ पर जो है परतदार चट्टानें पाई जाती हैं। अभी हम इसको देखते हैं। पहले देखते हैं बालुका स्तूप युक्त क्षेत्र, बालुका स्तूप युक्त क्षेत्र। अब देखो, बालुका स्तूप युक्त क्षेत्र में क्या है कि बालुका के स्तूप है जो हवा के साथ में अपनी गति करते रहते हैं। यह जो बालुका के स्तूप बनते हैं यह क्या है? हवा के साथ में गति करते रहते हैं, और इसी को अपन बोलते हैं रेगिस्तान का मार्च। इसी को अपन क्या बोलते हैं? रेगिस्तान का मार्च। बालुका स्तूप जो होते हैं यह क्या है? मार्च महीने से जुलाई महीने के मध्य हवा के साथ में क्या है? अपना स्थान बदलते रहते हैं, हवा के साथ में आगे बहते रहते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है, मार्च से जुलाई माह में, जुलाई माह में बालुका स्तूप गतिशील रहते हैं। गतिशील रहते हैं, या फिर ये क्या है कि पूर्वी राजस्थान की तरफ बढ़ते रहते हैं। इसी को ही क्या है? रेगिस्तान का मार्च कहते हैं। मार्च का मतलब दोस्तों यहाँ मार्च महीना नहीं है, मार्च का मतलब यहाँ अंग्रेजी का मार्च है। अंग्रेजी का मार्च, जो सेना होती है, सेना की टुकड़ी जो होती है वो मार्च करती है या वो आगे बढ़ती है, उसे अपन क्या है? मार्च कहते हैं। मार्च का मतलब आगे बढ़ना। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों, यह बालुका स्तूप युक्त जो क्षेत्र के अंदर क्या है? विभिन्न प्रकार के बालुका स्तूप पाए जाते हैं। इसमें सबसे प्रमुख जो है वो कौन सा है? रेखीय बालुका स्तूप। रेखीय बालुका स्तूप। अब दोस्तों, रेखीय बालुका स्तूप कौन से स्तूप होते हैं? जिसमें बालुका स्तूप जो है वह अपनी धुरी हवा के समानांतर बनाते हैं, जो हवा के समानांतर आगे बढ़ते हैं। जैसे यह बालुका स्तूप है तो हवा जो होगी वो इनके समानांतर आगे बहेगी, हवा जो होगी इनके
समानांतर आगे बहेगी। अब दोस्तों ये रेखीय बालू का स्तूप जो है ये मुख्य रूप से दक्षिणी और पश्चिमी राजस्थान में, यह जैसे जैसलमेर है, बाड़मेर है और जोधपुर का कुछ भाग, यहाँ मुख्य रूप से पाए जाते हैं रेखीय बालू का स्तूप। अब दोस्तों इन रेखीय बालू का स्तूप का एक अन्य नाम है सीफ। क्या नाम है इनका? अन्य नाम है सीफ। आपको नाम यह याद रखना है क्योंकि इस पर सवाल पूछे जाते हैं कि सीफ क्या है। सीफ क्या है? तो सीफ क्या है? एक प्रकार का बालू का स्तूप है। इसके बाद दोस्तों दूसरा जो प्रमुख बालू का स्तूप है वह है अनुप्रस्थ। अनुप्रस्थ बालू का स्तूप। अनुप्रस्थ बालू का स्तूप में दोस्तों क्या होगा कि यह जो बालू का स्तूप होगा यह हवा के समकोण पे, हवा के बहने की दिशा के समकोण पे बनेगा। जैसे यहाँ पर तो क्या था, हवा ऐसे बह रही थी, बालू का स्तूप ऐसे बन रहा था, जबकि यहाँ क्या होगा, यह इसके समकोण पे बनेगा। हवा ऐसे बहेगी और बालू का स्तूप क्या होगा, इसके समकोण पे बनेगा। समकोण का मतलब 90 डिग्री एंगल पर हवा ऐसे चल रही है और बालू का स्तूप ऐसे बनेगा। तो अनुप्रस्थ बालू का स्तूप। अब यह मुख्य रूप से उत्तरी और पूर्वी राजस्थान में पाए जाते हैं, जिसमें मुख्य जो जिले हैं वो ये अपना गंगानगर हो जाता है, चूरू हो जाता है, बीकानेर हो जाता है। ठीक है। इसके बाद दोस्तों तीसरा जो बालू का स्तूप आता है, जो सबसे महत्वपूर्ण आता है, वो आता है बरखान। बरखान बालू का स्तूप या अर्धचंद्राकार, अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप। अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप दोस्तों जो हमें आधा चांद दिखाई देता है, इस प्रकार का जो रचना होती है वो क्या है, एक प्रकार का बालू का स्तूप है जिसका नाम क्या है, बरखान या अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप। अब दोस्तों यह जो बालू का स्तूप है तो ये सबसे गतिशील होते हैं, ये हवा के साथ में बहुत जल्दी अपनी स्थान को बदल लेते हैं दोस्तों। साथ ही साथ यह क्या होते हैं, रंध्र युक्त होते हैं, मतलब इनके अंदर, ये अंदर से खोखले होते हैं, इनके अंदर हवा रहती है और यह मुख्य रूप से शेखावटी क्षेत्र में पाए जाते हैं। मुख्य रूप से किस क्षेत्र में पाए जाते हैं, शेखावाटी क्षेत्र में पाए जाते हैं। ऐसा सवाल पूछ लिया जाता है कि बरखान प्रकार के बालू का स्तूप कहाँ पाए जाते हैं, तो मुख्य रूप से कहाँ पाए जाते हैं, शेखावटी क्षेत्र। शेखावटी क्षेत्र जैसा मैंने पहले आपको बताया था, शेखावटी क्षेत्र किन जिलों से मिलकर बना है, चूरू, सीकर, झुंझुनू। यह मुख्य रूप से जिले जो है वह कौन सा क्षेत्र कहलाता है, शेखावटी क्षेत्र। तो दोस्तों बालू का स्तूप के प्रकार हुए। बालू का स्तूप के बाद में अपन आते हैं बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र पर। यह भी हमारी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। अब दोस्तों यह जो रेतीला शुष्क प्रदेश है, इसका कुछ भूभाग है जिसके अंदर क्या है, परतदार चट्टानें पाई जाती है। परतदार चट्टानें पाई जाती है, मतलब इस क्षेत्र के अंदर बालू का स्तूप नहीं होंगे, बल्कि बालू का स्तूप की जगह क्या होगा, बलुआ की चट्टानें होगी, परतदार चट्टान। और इनकी खास बात यह रहेगी कि इनके नीचे जल की मात्रा, भूमिगत जल की मात्रा बहुत अधिक पाई जाएगी। इन्हें अपन भूमिगत जल पट्टी भी कहते हैं, भूमिगत जल पट्टी भी कहते हैं। और एक और महत्वपूर्ण दोस्तों, इसी के भाग में यह एक तो किस क्षेत्र में पाया जाता है, तो यह मुख्य रूप से फलोदी और पोकरण, फलोदी और पोकरण तहसील में मुख्य रूप से यह पाए जाते हैं। फलोदी कहाँ पर है, जोधपुर जिले में, और पोकरण कहाँ पर है, पोकरण तो आप सभी को मालूम होगा। पोकरण किसके लिए वर्ल्ड फेमस है, हमारे देश के जो परमाणु परीक्षण हुआ है वो कहाँ हुआ है, पोकरण के अंदर ही। तो पोकरण और फलोदी क्षेत्र में यह स्थित है। यह परतदार चट्टानें हैं, इसके अंदर क्या है, भूमिगत जल पट्टी है। अब एक बहुत प्रमुख भूमिगत जल पट्टी है जिसका नाम क्या है, लाठी। आपको ये याद रखना है, लाठी, सवाल क्या पूछ लिया था, तो लाठी सीरीज क्या है। लाठी सीरीज क्या है, एक भूमिगत जल पट्टी है जो कहाँ स्थित है,
फलोदी और पोखरण तहसील में। अब दोस्तों इसकी खास बात यह है जो है, इस खास बात यह है कि इस लाठी सीरीज पर क्या है, सेवण घास जो है वो उगती है, सेवण घास जो है उगती है। यह बहुत ही पौष्टिक घास होती है। रेगिस्तान के अंदर एक पौष्टिक घास उगती है जिसका नाम क्या है, सेवण घास। तो बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र जो है वो कहाँ पाया जाता है, फलोदी और पोखरण तहसील में। और यहाँ पर क्या है, बालू का स्तूपों की जगह क्या है, परतदार चट्टानें। और यहाँ एक मुख्य बात क्या है, लाठी सीरीज जो एक भूमिगत जल पट्टी है। भूमिगत जल पट्टी का मतलब ये हो जाएगा कि इन परतों के नीचे क्या है, भूमिगत जल की बहुत अधिक मात्रा पाई जाती है। और साथ ही साथ दोस्तों अभी जो राजस्थान के अंदर तेल के और गैस के भंडार पाए गए हैं वो कहाँ पाए गए हैं, इन्हीं परतदार चट्टानों में पाए गए हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है, बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र जहाँ परतदार चट्टानें पाई जाती है। तो तेल के और गैस के भंडार जो पाए गए हैं वो इसी क्षेत्र में पाए गए। अब दोस्तों इसके बाद में अपना आता है अर्ध शुष्क प्रदेश या राजस्थान बांगर। अर्ध शुष्क प्रदेश दोस्तों वो क्षेत्र जहां 25 से 50 सेंटीमीटर के मध्य वर्षा होती है, या इसे राजस्थान बांगर भी कहते हैं। यह दोस्तों मुख्य रूप से 4 भागों में बांटा जाता है। एक तो घग्गर मैदान, दूसरा शेखावटी क्षेत्र या आंतरिक प्रवाह का क्षेत्र या आंतरिक प्रवाह क्षेत्र। इसके बाद तीसरा नागौरी उच्च भूमि, नागौरी उच्च भूमि। इसके बाद चौथा कौन सा आ जाएगा, लूणी बेसिन, या इसी को अपन गौड़वाड़ क्षेत्र भी कहते हैं, गौड़वाड़ क्षेत्र। लूणी बेसिन का जो क्षेत्र है यह गौड़वाड़ क्षेत्र भी कहलाता है। सबसे पहला दोस्तों घग्गर के मैदान। घग्गर के मैदान दोस्तों स्थित कहाँ पर है, पश्चिमी मरुस्थल के सबसे उत्तरी भाग में, सबसे उत्तरी भाग में यहाँ पर गंगानगर और हनुमानगढ़ जिलों में। अब यह दोस्तों मैदान जो है ये घग्गर नदी द्वारा बनाया गया। दोस्तों मैंने आपको पहले बताया था कि प्राचीन काल में एक सरस्वती नदी बहती थी इसी क्षेत्र में, वर्तमान समय में वो क्या कहलाती है, घग्गर। और घग्गर नदी के साथ में एक और बात बताई थी कि घग्गर नदी जो है यह एक मृत नदी है, मतलब वर्तमान समय में ये कहाँ शुरू होती है कहाँ खत्म होती है नहीं पता चलता, या इसकी जो लंबाई है बहुत ही कम है। लेकिन इसके द्वारा पहले बनाए गए मैदान आज क्या कहलाते हैं, घग्गर के मैदान। यह मुख्य रूप से कहाँ स्थित है, गंगानगर और हनुमानगढ़ जिले में। तो ये सबसे ऊपर क्या है, घग्गर के मैदान। घग्गर मैदान दोस्तों इसके दक्षिण में अपना आता है शेखावटी क्षेत्र। ये क्या है, शेखावटी क्षेत्र। मैंने अभी दोस्तों बताया था कि शेखावटी क्षेत्र जो है मुख्य रूप से सीकर, झुंझुनू और चूरू के जिलों में फैला है। अब यहाँ की खास बात यह है कि यहाँ पर मुख्य रूप से जो नदियाँ हैं वह आंतरिक नदियाँ हैं। कौन सी नदियाँ हैं, आंतरिक नदियाँ। मतलब यह नदियाँ अपना जल जो है वो समुद्र लेके नहीं जाती, यह नदियाँ अपना जल जो है इसी क्षेत्र के अंदर खत्म कर देती है। और यहाँ मुख्य रूप से नदियाँ कौन सी है, कांतली, रूपनगढ़ और मेंथा। आपसे पूछ लिया जाए कभी कांतली क्या है, तो कांतली आंतरिक प्रवाह की नदी है, रूपनगढ़ मेंथा यह क्या है इस क्षेत्र में बहती है। अब दोस्तों इस क्षेत्र के अंदर एक बात यह है कि यह आंतरिक प्रवाह क्षेत्र है क्यों। मैंने अभी आपको बताया था बरखान प्रकार के जो बालू का स्तूप है वह सबसे अधिक संख्या में कहाँ पाए जाते हैं, शेखावटी क्षेत्र में। तो शेखावटी क्षेत्र में इन बालू का स्तूपों की संख्या अधिक होने के कारण क्या होता है कि नदियाँ जो है
वो अपना जल लंबी दूरी तक नहीं ले जा पाती। और साथ ही साथ में रेगिस्तान का जो क्षेत्र है इसमें क्या है, वर्षा भी कम होती है। तो वर्षा कम होगी तो नदियों में क्या है, जल कम होगा और नदियाँ क्या है, लंबी दूरी तय नहीं कर पाएगी। इसीलिए क्या है, आंतरिक क्षेत्र में या जमीन के अंदर, भूमि के अंदर ही क्या है, अपना जल खत्म कर देती है। तो शेखावटी क्षेत्र, यहाँ मुख्य रूप से आंतरिक नदियां पाई जाती है। कौन कौन सी? कांतली, रूपनगढ़, मेंथा। और यह जो क्षेत्र है यहाँ मुख्य रूप से बरखान प्रकार के बालू का स्तूप पाए जाते हैं। इसके बाद दोस्तों आती है अपनी नागौरी उच्च भूमि, जो इस शेखावटी क्षेत्र के दक्षिण में है। नागौरी उच्च भूमि। दोस्तों इस नागौरी उच्च भूमि के साथ खास बात यह है कि यहाँ जो भूमि है, यहाँ जो जमीन है उसके अंदर लवण की मात्रा बहुत अधिक है। लवण की मात्रा बहुत अधिक है। लवण क्या होता है दोस्तों? NaCl, या नमक की मात्रा बहुत अधिक है। इसलिए भूमि जो है वह क्या है, बंजर। यहाँ पर बहुत अच्छी खेती नहीं होती। इसके बाद दोस्तों इसके दक्षिण में आ जाता है अपना लूनी बेसिन। लूनी बेसिन, लूनी बेसिन को दोस्तों गोड़वार क्षेत्र भी कहते हैं। अब दोस्तों यह जो बेसिन है यह लूनी और लूनी की सहायक नदियों द्वारा बनाया गया है। लूनी की सहायक नदियां कौन कौन सी है? जैसे जवाई, जोजड़ी, मीठड़ी आदि। यह क्या है? अपनी लूनी नदी की सहायक नदियाँ। तो लूनी नदी और लूनी नदी की सहायक नदियों द्वारा बनाया गया क्षेत्र क्या कहलाता है? लूनी बेसिन। और यह अपने पश्चिमी मरुस्थल के सबसे दक्षिण में स्थित है। इसमें दोस्तों एक खास बात जो ध्यान रखनी है कि यहाँ पर अपना जवाई बांध स्थित है। जवाई बांध स्थित है, जो कहाँ पर है? पाली जिले में, पाली जिले में सुमेरपुर गांव में। पाली जिले के सुमेरपुर गांव में। अब यह जो है जवाई बांध जो है राजस्थान का अमृत सरोवर कहलाता है। सॉरी दोस्तों, मारवाड़ का अमृत सरोवर। मारवाड़ का अमृत सरोवर। दोस्तों यह जो जवाई बांध है यह जो है जोधपुर और पाली की पीने की जल की पूर्ति करता है। या पीने का जल जो है जोधपुर और पाली जिले के अंदर वो कहाँ से जाता है? इस जवाई बांध से। तो दोस्तों अर्ध शुष्क प्रदेश जो है यहाँ इसके मुख्य 4 भाग है। एक घग्गर का मैदान, इसके बाद शेखावटी क्षेत्र, फिर नागौरी उच्च भूमि और लूनी बेसिन या गौड़वार क्षेत्र। इनमें मुख्य बातें जो है वो आपको ध्यान रखनी है। घग्गर बेसिन कहाँ स्थित है? अपने गंगानगर हनुमानगढ़ जिले में। और शेखावटी क्षेत्र जो है वो मुख्य रूप से आंतरिक प्रवाह क्षेत्र है, जहाँ नदियाँ जो है वो अपना जल क्या है, इसी क्षेत्र के अंदर छोड़ देती है, या नदियाँ अपना जल जो है वह समुद्र में नहीं लेके जाती। इसके बाद नागौरी उच्च भूमि। नागौरी उच्च भूमि में खास बात क्या है कि यहाँ लवण की मात्रा बहुत अधिक है और ये भूमि क्या है? बंजर। और लूनी बेसिन, लूनी और लूनी की सहायक नदियों द्वारा बनाया गया क्षेत्र क्या कहलाता है? लूनी बेसिन। तो दोस्तों अपना पहला राजस्थान का पहला भौतिक प्रदेश होता है पूरा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आप ऐसे ही हमसे जुड़े रहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।